असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पाना नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। वैसे मानना पड़ेगा मेरी वाइफ ब्रेकफास्ट के साथ साथ काफ़ी भी बहुत अच्छी बना लेती है। रोहेल ने कॉफ़ी का आखिरी सिप लेते हुए कहा, जिस पर माही ने मुस्कुराते हुए नजरें झुकाई। रोहेल कप मेज पर रखता हुआ उसे गोद में उठाए हुए सीढ़ियाँ अबूर करते हुए कमरे में ले आया। सर्दी अब भी बहुत हो रही है, राइट ना माई स्लीपिंग ब्यूटी। रोहेल की बात पर माही उसे घूरने लगी। आपको यूके में सर्दी नहीं लगी? यहाँ बड़ी लग रही है। इधर भी बहुत लग रही थी, मगर मजबूरी थी ना, मेरी स्लीपिंग ब्यूटी मुझसे इतनी दूर थी, मैं किधर जाता। हम्म ये बताइए, आप मुझे बाबा स्लीपिंग ब्यूटी क्यों कहते हैं? माही ने आज पूछ ही लिया था, जिस पर रोहेल से सीने से लगाए हुए माथा चूमता कहने लगा, क्योंकि जब भी मैं आपसे मिलने यहाँ आता था तो आप सो रही होती थी। ओह अच्छा। जी हाँ मेरी जान। रोहेल ने उसे खुद में बींच लिया, जबकि माही को खुद अब सर्दी महसूस हो रही थी, तो वो खुद भी उसे चिपक कर लेट गई। रोहेल, जी मेरी जान, एक बात बताएं। पूछे। रोहेल, आप मुझे कब से जानते हैं? आप कितने सालों से मुझसे मिलने आ रहे थे? माही के सवाल पर रोहेल ने एक ठंडी सांस ली। बचपन से। रोहेल का जवाब सुनकर माही उसे हैरत से देखने लगी। क्या? रोहेल, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं मेरी जान, ये मजाक नहीं, हकीकत है। तो आप मुझे बचपन से जानते थे? यस। रोहेल उसके हर सवाल का जवाब आंखें बंद किए हुए दे रहा था, जबकि माही तो उसके हर जवाब पर बहुत हैरानकुन अंदाज में उसको देख रही थी। तो मैं भी आपको जानती थी? जी हाँ। कैसे? फ्रेंड था ना मैं आपका। आप बहुत छोटी थी, आपको इतना याद नहीं होगा। इनफैक्ट हम दोनों साथ खेला करते थे। रोहेल ने माथे से थोड़ा सा पर्दा हटाया था। नहीं रोहेल, मुझे तो कुछ भी नहीं याद। माही के हैरानकुन वाले अंदाज पर रोहेल मुस्कुराया और जेब से मोबाइल निकालकर कुछ ढूंढने लगा। ये देखो, ये कौन है? माही के बचपन की तस्वीरें, जो काफी पुरानी हो चुकी थी, जिन्हें रोहेल ने एल्बम से अपने मोबाइल में सेव कर रखा था। ये तो मैं हूं ना। और ये? रोहेल ने अपनी तस्वीर दिखाई, जिसे वो घूर घूर कर देखने लगी। ये तो आप है ना? आप बचपन में कितने क्यूट थे रोहेल। माही का बस नहीं चल रहा था, उस तस्वीर वाले बच्चे को निकालकर उसके गालों को चूम ले। और ये दोनों कौन है? इस तस्वीर में वो दोनों साथ है, पार्क में, और गाल पर बैठे हुए खेल रहे थे। वाह रोहेल, ये तो हम दोनों हैं, यानी आपका प्यार बचपन का है। हमारा, क्योंकि आपसे मेरी पक्की वाली फ्रेंडशिप थी। वो कैसे? बस मेरी जान, शोर थका हुआ आया है और बीवी के सवाल ही खत्म नहीं हो रहे। रोहेल ने बात खत्म करते हुए कहा, जिस पर माही उसे मुंह बनाते हुए देखने लगी। अच्छा रोहेल, एक लास्ट सवाल। जी। रोहेल, मुझे अगर आप बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही हो तो क्या आप मुझे सोने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। माही रोहेल की इरादा समझ चुकी थी, इसलिए सोने की एक्टिंग करने लगी थी, मगर तभी रोहेल उसके लबों पर झुककर उसके सारे ड्रामे तमाम कर चुका था। दिसंबर की इस सर्द रात में बरसती बारिश की बूंदें जमीन पर नहीं बल्कि उसके जामुं पर गिर रही थी। वह मसलसल सिगरेट पिए जा रहा था। पूरा कमरा धुएं में डूबा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी ब्यूटी रात के दोपहर इतनी तेज बारिश को देखकर डर रही होगी, मगर उसने जरा सी भी जहमत नहीं की थी उसके पास जाने की। अभी वो मजीद नई सिगरेट चलाता, तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और अरिशा अंदर को भागती हुई आई। शहराम मुझे यूं डरता हुआ देखकर डरने की वजह तो समझ चुका था, मगर फिर भी खुद पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ कश लगा रहा था। शहराम, मुझे डर लग रहा है। तो उसकी बात का वो मुख्तसर सा जवाब देकर सवाल नजर से उसको देखने लगा, जैसे उसे इस मासूम से जान की कोई परवाह ही ना हो। शेराम, मैं आज रात यहीं रुक जाऊं प्लीज? रीशा की पापा। शेराम ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए उसको देखा, मगर कहा कुछ नहीं था। प्लीज प्लीज। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हो तुम यहाँ। अब जहाँ मर्जी चाहे रह सकती हो। वो एक एक लफ्ज गाड़ते हुए अंदाज में कहता हुआ खुद आंखें बंद करते हुए सोफे से टेक लगा गया था। वो बातों बातों में न जाने क्या जता रहा था, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। मगर अरीशा उसकी बात को संजीदगी से सुनती हुई उसके बराबर में जा बैठी। कुछ देर वो यूं ही आंखें बंद किए बैठा रहा, जबकि अरीशा उसे समझने की नाकाम कोशिशें करती रही। मौसम बहुत ज्यादा सर्द हो चुका था। बारिश थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर तरफ बारिश की तेज आवाज, बादलों की गरज और बिल्ली की करक की आवाज गूंज रही थी, जो अरीशा के खौफ को मजीद हवा दे रही थी। अभी वो अपने डर को मजीद गहरा करती, तब कहीं बिल्ली गिरने की आवाज आई और लाइट चली गई। शेहराम, वो इतनी ज्यादा खौफजदा हुई थी कि शेहराम के सीने से जा लगी। वो खुद खौफ का शिकार थी, मगर सामने बैठा शख्स उसकी गुर्बत पर हैरान था। क्या वो वाकई उसकी पनाह में खुद को महफूज महसूस कर रही थी? अरीशा, कुछ नहीं हुआ। शेरान ने उसे समझाकर उसे दूर हटाना चाहा था, मगर वो मजीद उसके करीब होती चली गई थी। अब उसके सीने में छुपी हुई थी। अरीशा, शराब, मुझे डर लग रहा है, प्लीज दूर ना करो उसे। उसने आंखें मीचते हुए ये अल्फाज अदा किए, जिस पर शहराम मुझसे बैठ गया, क्योंकि वो वाकई बहुत डरी हुई थी। अगर उसे इस तरह से दूर करता तो वो मजीद डर जाती। जाओ, जाकर बेड पर लेट जाओ और सो जाओ। काफी देर बाद शहराम ने उसे खुद से दूर किया, जिस पर वो सर उठाकर उसको देखने लगे। शहराम प्लीज, मैं कह रहा हूं ना कि जाओ, यहीं पर हूं मैं। शहराम ने उसे इशारे से जाने को कहा, जिस पर वो नाम में सारी लाने लगी और फिर उसे सीने से लग गई। शेराम उसकी गुर्बतों से बहक रहा था। वो नहीं चाहता था कि उस 2 दिनों में भी इस पर किसी किस्म की जबरदस्ती करे।
तभी तो उसे खुद से दूर रखना चाह रहा था। अरीशा दूर हटो। शेराम ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया, जिस पर वरना समझी से देखने लगी। शेराम, मुझे डर, बस करो, नन्ही बच्ची नहीं हो तुम, जाओ बेड पर। इस बार शेराम ने अपने अल्फाज बहुत तेज आवाज में कहे थे, जिस पर वो चौंकी थी। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा जाओ। वह डरती हुई सोफे से उठकर सामने बेड पर जा बैठी। वो आहट किस कदर जालिम बढ़ता जा रहा था। वो ऐसा तो ना था, वो तो उसे खुद से दूर करने के हक में भी ना था। वो तो उससे जुनून की हद तक इश्क करता था। न फिर कहाँ गया उसका वो इश्क, वो जुनून, वो मोहब्बत। कुछ देर वो यूं ही ब्लैंकेट ओढ़े बैठी रही, मगर शेराम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। डर इतना बढ़ चुका था कि आंखों से आंसू निकल रहे थे। बस एक नजर शेराम उस पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। उसका पूरा चेहरा आंसू से तर हो चुका था। शेराम उसके आंसू को देखकर पिघल रहा था। एक तूफान था उसके दिल में जो उठ रहा था। वो गुस्से से उठता हुआ उसके पास आया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों हर वक्त रोती रहती हो? हाँ, ये सब करके क्या जाहिर करना चाहती हो कि मैं बहुत जालिम इंसान हूँ, तो बहुत जुल्म करता हूँ? हाँ, मैं हूँ जालिम इंसान, एक दरिंदा, एक बेडिया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अरीशा उसके ऐसे रवैये से और भी ज्यादा घबरा गए थे। बात सुनो तुम मेरी, मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूँ, लेकिन जब तक तुम इस घर में हो तुम मुझसे दूर रहोगे, बहुत दूर। मेरे करीब बनने के बहाने ढूंढना छोड़ दो। वो अपनी भीगी हुई आंखों से जालिम शख्स के दिल की बर्दाश्त सुन रहे थे। साफ करो इन आंसू को। वो फिर से गुस्से से कहने लगा, सुना नहीं तुमने? मैं कह रहा हूँ कि साफ करो उन्हें। शराब के गुस्से पर वो जल्दी से दोनों हाथों से छोटे बच्चों की तरह आंसू को साफ करने लगे। गुड। और आज के बाद ये आंसू मेरे सामने मत निकालना, समझे तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और कोई होगा भी नहीं। मुझसे बुरा कोई नहीं है और ना ही कोई होगा भी। अपनी बात को मुकम्मल करता हुआ वो वहां से जाने लगा था, मगर अर्चना ने उसका हाथ पकड़ा, जिससे उसके हाथ से सिगरेट छूकर जमीन पर गिर गए थे। शेरान पहले उसे फिर जमीन पर गिरी हुई सिगरेट को देखने लगा। मैं अब नहीं रहूंगी और तंग भी नहीं करूंगी, पक्का? मगर आज की रात मुझे अकेला ना छोड़े, मुझे बहुत डर लग रहा है शेराम, प्लीज। इस बार वो सचमुच छोटी सी बच्ची मालूम हो रही थी। शेराम ने जमीन पर गिरी हुई सिगरेट को अपने जूते तले मसल कर बुझाया। वो रोज वहीं उसके पास बैठ गया, जबकि अरिचा ने बहुत ही नजाकत से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ कर लिया था, जिससे शराब का गुस्सा कहीं गायब हो चुका था। अब वो दोनों बैठे के क्राउन से टेक लगाए हुए बैठे हुए थे। शेहराम, एक बात पूछो, क्या आप मुझसे नफरत करने लगे हैं? अरीशा के सवाल पर शेहराम उसको देखने लगा। क्या मतलब? पहले आप खुद मुझसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए थे और खुद मुझे जबरदस्ती अपने पास ही अपने ही बाहों में रखा करते थे, और अब आप खुद ही मुझे वापस जाने का कह रही हैं और खुद से दूर रहने का भी। आप मुझसे नफरत करने लगे हैं ना? अब वो शेहराम के सबको आजमा रहे थे। शेहराम कभी किसी के सामने नहीं रोया था, और ना ही उसने कभी खुद को किसी और के सामने कमजोर जाहिर किया था, मगर एक वही तो थी जिसके सामने वो किसी भी तरह से पेश आ जाता था। मुझे कभी तुमसे नफरत हो ही नहीं सकती। शेहराम का लहजा अब बिल्कुल धीमा था। तो क्या मुझसे बेजार हो चुकी है? मैं खुद से बेजार आ चुका हूँ, अपनी इसी जबरदस्ती की मोहब्बत से बेजार आ चुका हूँ। मैं ये जानता था कि कोई भी जबरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकता, मगर मैंने फिर भी जबरदस्ती तुम्हें अपना बनाना चाहा। लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना, तुम्हें मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं। शराम के बाप पर अरीशा हैरत से उसको देखने लगी। उसका लहजा, उसके अल्फाज, उसकी आंखों में नमी। अरीशा पर उसकी ऐसी हालत देखकर एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। मगर मैंने तुम्हें किससे छीना नहीं था, तुम तो मेरी थी ना शुरू से, सिर्फ मेरी। मेरे दिल की एक एक धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम लेती थी। तुम शुरू से सिर्फ मेरी थी। न जाने फिर क्यों कोई तीसरा हमारे बीच आ गया। मैं अगर यहाँ से चली गई तो आप दूसरी शादी कर लोगे? इस बार अर्षा के सवाल पर शेहराम उसे नासमझी से देखने लगा। ये कैसा सवाल है? जब आप मुझे छोड़ दोगे तो फिर तो आपको किसी के साथ जिंदगी गुजारनी होगी ना। मैं अकेले रहने को तरजीह दूंगा। शेहराम का जवाब सुनकर वो खामोश हो गई। क्या हुआ, सर्दी लग रही है? शेहराम के सीने पर उसकी गिरफ्त मजबूत होने लगी थी। बहुत। अर्षा का जवाब सुनकर शेहराम ने उसके गिर्द बाहें फैलाई और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया, बिल्कुल पहले की तरह। अब कम है? श्रीराम के सवाल पर अर्चना ने कोई जवाब न दिया। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अगर वो कुछ करने के लिए लब्बों को हिलाती तो वो श्रीराम के लब्बों से जा मिलते। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले न जाने क्या महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। शेहराम उसके चेहरे का एक एक नक्श देख रहा था। उसकी एक नजर उसके खुश्क लबों पर गई जो बिल्कुल सूखे पड़ चुके थे। वह मजीद उसके करीब होना नहीं चाहता था, मगर उसकी आंखों की कशिश उसे अपनी तरफ माइल कर रही थी। पता नहीं क्या सोचकर उसने अपने लबों को उसके लबों पर रखकर ये फासला मिटा दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी शिद्दतें दूर दूर से महसूस हो रही थी। सर्द मौसम में उनकी गर्म झुलसती हुई सांसें मिलकर एक नयाही आलम बना रही थी। शेहराम ने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए, आहंग जूतों को उतारकर उसके साथ मुकम्मल उसके कम्बल में लेट गया। वो दोनों हाथों से अपने करीब किए उसका लम्स महसूस कर रहे थे। शेहराम ने एक हाथ से उसकी कमर से थामा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ उसकी शर्ट की डोरी पर था जिसे वो खोल चुका था। अब इनके बीच किसी किस्म का फासला नहीं था। उनके जिस्म की तरह उनके जज्बात भी मिल चुके थे। उनके बीच अब कोई लिबास ना था, बल्कि वो दोनों खुद एक दूसरे का लिबास थे। शेहराम ने झुक कर उसकी नाजुक सी गर्दन पर अपने दबते हुए लबों को रखा, जिस पर उसे अपनी नसों में एक अजीब सी सनसनाहट होती हुई महसूस हुई। वो बिखर रही थी उसकी बाहों में, और जिसके लिए वो बिखर रही थी वो एक वही था जो उसे सिमटने का
की ताकत रखता था। अल्लाह में इसकी शिद्दतें बढ़ने लगी थी। वो ये बात बिल्कुल ही भूल चुका था जिससे वो दूर रहने का सोच रहा था, अब उसकी नसों में दौड़ रहा था। वो इसे अपने साथ एक अल्लाह की दुनिया में ले जा चुका था, जहाँ इन दोनों के अलावा कोई ना था, जहाँ इनके जज्बात, एहसास, हवाशात और उनकी शिद्दतों के अलावा किसी की जगह ना थी। रात गहरी होती जा रही थी और वो दोनों ही दूसरों की शिद्दतों की बारिश में भीगते जा रहे थे। वो इस 5,000 गार्ड की सिक्योरिटी में महफूज अपने नए मैंशन में बैठा हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि अब कोई चाह का भी उस तक रसाई हासिल नहीं कर पाएगा। वो 20 और इंस्पेक्टर रिजवान से बदला लेने की प्लानिंग बना रहा था। वो अब भी इन दोनों को हटाने के ख्वाब देख रहा था। वो एक गहरी सोच में गुम हो चुका था। उसकी सोच का यह खोल तब टूटा जब बाहर से मुसलसल फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। वो भागा खिड़की के पास गया, जहाँ से बाहर का मंजर साफ वाज़ा हो रहा था। उसके गार्ड जिनकी लाशें जमीन पर खून में शरबूर पड़ी हुई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है? 5,000 गार्ड को मिनटों में ठिकाने कैसे लगाया? ये प्लान भी 20 का ही बनाया होगा, जिसको फॉलो करके इंस्पेक्टर रिजवान ने डॉन पर हमला किया था, और वो काफी हद तक ये प्लान कामयाब भी हो चुका था। सर, हमें पिछले के रास्ते से निकलना है। डॉन का पर्सनल असिस्टेंट घबराते हुए अंदर आया था। जॉन डॉन पहले ही डरा हुआ था खड़ा था। हाँ, चलो जल्दी। ये वक्त अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करने का नहीं, बल्कि अगर बात जान की ना होती तो वह कभी यूं खामोश न रहता। दिल की बड़ास निकाले बिना ड्रैगन को कभी भी सुकून नहीं आता था, मगर इस बार बात अलग थी। वो पीछे के रास्ते से भाग रहे थे, तभी सामने से किसी ने फायरिंग की, जिसका पर्सनल असिस्टेंट जमीन पर गिर चुका था और देखते देखते वो दम तोड़ गया था। जब डॉन ने सर उठाकर देखा तो सामने इंस्पेक्टर रिजवान अपनी मजबूती शख्सियत लिए हुए वर्दी पहने हुए था। मानना पड़ेगा, इंस्पेक्टर रिजवान तो वाकई बहुत होशियार हो। डॉन ने अपने इतराफ पूरी फौज को पाया तो वो समझ चुका था कि आपके पास राय फ्राड नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ऐसी ही थोड़ी मुझे ये वर्दी मिली है। रिजवान अपनी गन हाथ में थामे हुए आगे बढ़ने लगा, मगर तब भी डॉन ने होशियारी दिखाई और जेब से बंदूक निकालकर रिजवान पर गोली चलाई। जो अचानक वाली हरकत पर वो ना समझते हुए रिजवान को देखने लगा, क्योंकि गोली रिजवान के पैर पर लगी थी। अभी वो मजीद फायरिंग करता जब पुलिस की पूरी फौज ने उस पर गन तान दी थी, जिसके हाथ से बंदूक गिर गई। सर, बेजादा जब ये मंडा देखा तो अपनी गन वहीं पर फेंकता हुआ वो भागकर रिजवान की तरफ आया। घेर लो इसे और ले जाओ इसे यहाँ से। बेजाद का हुक्म मानते हुए सब ने इसको घेर लिया और हाथ कड़ लगा से वहां से लेके जाने लगे। सर, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट है। रिजवान को सहारा देकर उसे हेलीकॉप्टर तक लाया। सर, खून बहुत बह रहा है। मेरी फिक्र छोड़ो बेजाद, हमें इसे बेहोश करके लेकर जाना होगा, वरना वरना वो फिर से कोई हरकत करेगा। हमेशा की तरह आज भी इनमें बहुत हिम्मत थी। उन्हें अपनी जान से ज्यादा अपनी ड्यूटी की परवाह थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी अपनी ड्यूटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सर, आप बेफिक्र है, मेरा भतीजा है ना, सब संभालेगा। बेजाद की बात पर रिजवान मुस्कुराने लगा। साथ ही उसे अपने पैर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर गोली निकाल चुका था। जल्दी करे, हमें आज ही वापस जाना है। रिजवान के पापा डॉक्टर ने जल्दी जल्दी सारा खून साफ किया और बैंडेज करने लगा। जब उसकी आंख खुली तो सबने बाहों में पाया था वो दुनिया, जहाँ से बेखबर उसकी बाहों में सुकून से अपनी नींदें पूरी कर रही थी। शेराम ने उठने की कोशिश की, जबकि क्योंकि अरीशा उसके सीने पर सर रखी हुई थी, इस वजह से उसे उठने में मुश्किल हो रही थी। मतलब मेरी ब्यूटी क्वीन की नींद आज अब तक पूरी नहीं हुई। शेहराम ने एक हाथ से उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटाया। उसे रात वाला मंजर याद आने लगा। उसकी वो अदाएं, वो मज़ाहमतें, वो शिद्दतें, उसका बिखरना, फिर शेहराम की बाहों में ही संभलना। मेरा चैन तबाह करके कितने सुकून से सो रही हो तुम, हाँ? शेहराम उसके कान में सरगोशी करने लगा था, जिससे अरीचा को नींद में हलल महसूस हुआ था। उसके चेहरे पर हुए बेदारी वाले तासरात शेहराम बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। आज तक शेहनाम मलिक किसी के सामने ना कभी झुका और ना ही कभी हराया, और ना ही उसे कोई तोड़ पाया। सिर्फ एक तुम ही हो, तुम जिस 20 की ब्यूटी, जिसके सामने ये दरिंदे नमाज शख्स झुका भी है, हारा भी है और टूटा भी है। शेहनाम के शिद्दत बड़े लहजे में किए गए अल्फाज वो सुन चुकी थी, क्योंकि वह नींद से जाग चुकी थी। जैसे ही उसने आंखें खोलकर मंजर देखा, उसे शेहनाम का चेहरा दिखाई दिया। तभी उसे रात वाला मंजर याद आने लगा। कल रात वो भी तो बिखर गई थी। कल रात उसने भी तो अपनी शिद्दतें अपने महरम के सामने आजमाई थी ना। क्या वो सब ऐसा कौन सा सुकून था इस रिश्ते में, उस शख्स में, कि वो हमेशा हर बार उसके बाहों में आकर हार जाती थी? शेहराम, मॉर्निंग माई ब्यूटी क्वीन। शेहराम ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, जब वो जल्दी से उठने लगे, मगर शेहराम ने उसे बिल्कुल भी हिलने तक ना दिया। शेहराम, प्लीज। क्या प्लीज? कल रात तो बड़ी हमारी चढ़ रही थी, अब क्या मसला है? या फिर से याद आ गया कोई? शेहराम की बात पर अर्चना ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। वाकई उससे वो सब याद आने लगा था, जो कल वो खुद को अपनी मर्जी से ही उसके सपोर्ट कर चुके थे। जबकि शेहराम से जूं देखकर मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो शर्म आ रही है मेरी वाइफ को, हाँ? कल रात कहाँ थी ये शर्म? शेहराम ने उसके चेहरे पर से हाथों को हटाया, जिस पर उसने आंखें मीच ली। ओपन योर आइज बेबी। उसके लहजे में अभी भी रात वाली शिद्दत झलक रही थी, जिसे देखकर महसूस करके अर्शिया की जान निकली जा रही थी। आई सेड ओपन योर आइज। शेहराम के वापस उसने बहुत आहिस्ती से आंखों पर से हाथ हटाया और सामने अपने महरम को मुस्कुराता हुआ चेहरा पाया, जिसे देखकर चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। वाओ, हमेशा की तरह ब्यूटीफुल स्माइल। उसे यूं मुस्कुराता हुआ देखकर शेहराम उसके मजीद करीब आया और माथे पर लब रखने लगा। अभी वो माथे पर से हटकर लबों पर आता, तभी उसका मोबाइल बजने लगा।
वो साइड टेबल पर से मोबाइल उठाकर बिना देखे कॉल पिक कर गया था, मगर कहा कुछ नहीं। 2 मिनट वो यूं ही मोबाइल कान पर लगाया दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनता रहा। पल भर में उसके तासा बदलने लगे थे। एक झटके से उसने फोन बंद करके टेबल पर फेंका। शेहराम, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम अपने रूम में जाओ, मुझे कुछ काम है। वहां से उठकर खुद बाथरूम चला गया था, जबकि अरीशा उसके यूं अचानक बदलने पर अब हैरान थी। ये शेहराम को अचानक से हो क्या जाता है? ये रखो और ये भी, इन सब की जिम्मेदारी अब तुम पर है। तुम इन सब को अपने पास महफूज रखो और यहाँ से कहीं चले जाओ, बेहतर होगा। शफकत अपनी तमाम अहम फाइल्स और अपने तमाम अहम चीजें हरनू को दे चुका था। मगर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? आपने तो कहा था कि वो लोग हम तक नहीं पहुंच सकेंगे, फिर अब यूं अचानक से। हारून जितना कह रहा था इतना करो। मैं जानता हूँ वो तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि तुम नकाब में थे, लेकिन जिसके सामने तुम बार बार आते रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि इस बीस का खास आदमी था। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। शफकत हारून के साथ पाकिस्तान आ चुका था अपने घर में, और अब उसे इस बात का पूरा यकीन था कि डॉन के बाद सब उसे भी तलाश करेंगे, क्योंकि इन डिवाइसेस में ना सिर्फ डॉन और गुलहान बल्कि एसके के भी करतूत शामिल थे। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी तमाम पावर्स, मेरा सारा पैसा इस वक्त तुम्हारे पास है। तुम जब चाहो मुझे बचा सकती हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो लोग अगर मुझे गिरफ्तार भी कर लेंगे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके पीछे से इस पीस के बारे में जानना होगा। और उसने मेरी बेटी को अगवा क्यों किया? उसे मुझसे और डॉन से नफरत है, तो फिर क्यों उसने अरिशा को अपने पास रखा हुआ है? शिवका का पूरा चेहरा सुरख पड़ चुका था, माथे पर पसीने की बूंदें उबलने लगी थी, पूरा जिस्म पसीने में चुरबुर हो चुका था। जाहिर सी बात है सर, इस बीस ने आपको निजात दिखाने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए मेरी अरिशा को किडनैप किया है। नहीं हारून, बात कुछ हो रहा है। अगर उसे नीचा दिखाना होता तो वो कब का अरिशा के साथ कुछ भी गलत करके उसे हमारे दरवाजे पर छोड़ चुका होता। मगर उसकी बातों से ये तो अंदाजा हो रहा है जैसे वो काफी सालों से हमारा दुश्मन रह चुका है। शौकत ने मेरी बात हारून के सामने रखी, जिसके दिमाग में काफी टाइम से खटक रहे थे। जी सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, जो भी हुआ मैं अपनी अरिशा को उसे छिड़वा कर रहूंगा। और रही आपकी बात, तो शायद आप ठीक कह रहे हैं कि मैं आपको इस जेल से बचा लूंगा और फिर सजा सिर्फ और सिर्फ डॉन को मिलेगी, आपको कभी भी नहीं। हारून वो तमाम पेपर्स लेकर वहां से जाने लगा। हारून, तुम जाओगे कहाँ? फिलहाल मुझे अपने फ्लैट जाना होगा, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेनी है, फिर कुछ टाइम के लिए कराची से चला जाऊंगा। गुड। शफकत ने हारून का कान थपथपाया, उसे खुदाफिज कर दिया, जबकि हारून का दिलो दिमाग अब अरिशा की यादों में खो चुका था। वो जब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल में आई तो वहाँ शेहराम मौजूद नहीं था। शायद वो जा चुका था। अरिशा डाइनिंग टेबल पर आई, जहाँ उसके लिए बेहतरीन किस्म की चीजें सजाई गई थी। वो मुकम्मल टेबल का जायजा लेकर इतराफ में देखने लगे, जहाँ मुलाजमा सर झुकाए हुए खड़े थे। शेहराम कहाँ है? क्या वो नाश्ता नहीं करेगा? जी बेगम साहिबा, वो तो बिना कुछ खाए ही कहीं चले गए हैं। उन्होंने बस ये सब बनाने के लिए कहा था, खास आपके लिए। मुलाजमा की बाबा अरिशा बहुत हैरान हुई। बेगम साहिबा, ये आपका मोबाइल है? दूसरी मुलाजमा ने अरिशा का मोबाइल लाकर उसको दिया। मेरा मोबाइल? मगर ये तो शेहराम के पास था ना। जी, शायरी साहब ने कहा था कि ये आपको दे दो, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस मोबाइल में उनका नंबर मौजूद है, अगर कोई बात हो तब उन्हें फोन कर लीजिएगा। मुलाजमा के बाप पर अरिशा अपना मोबाइल देखने लगी। इसमें कोई चेंजेस नहीं आई थी, सबके नंबर्स वैसे के ही वैसे ही थे। वाह बेगम, वो बेगम साहिबा, एक और बात। कहो। वो शायरी साहब ने कहा था कि आज के दिन आप उनके अलावा और किसी को फोन नहीं करेंगे। मुलाजमा के बाप पर अरिशा ने इस बात में सर हिलाया और मोबाइल सर पर रख कर नाश्ता करने लग गई। नाश्ते से फारग होकर उसका दिल चाहा कि वो एक बार अपने डैड से बात कर ले, मगर उसे मुलाजमा की बात याद आई। अगर शेहराम को पता चला कि मैंने किसी को फोन किया है तो वो नाराज हो जाएगा, फिर से गुस्सा करेगा। अरिशा ने शफकत साहब के बजाय शेहराम का नंबर डायल किया, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उफ, किधर रह गए तुम शेहराम? अरिशा ने फिर से नंबर डायल किया, मगर दूसरी तरफ नंबर बंद जा रहा था। अरिशा ने सोचा शायद वो मसरूफ होगा, इसलिए वो अपना मोबाइल कमरे में ही डालकर खुद बाहर बगीचे में आ गई, जहाँ मुलाजिम काम करने में मसरूफ था। बेगम साहिबा, आप कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। जी अच्छा। मुलाजमा ने जब अरिशा को वहां देखा तो जड़ से उसके पास आ गई। नौरीन जी, एक बात पूछो? जी पूछिए बेगम साहिबा। शेहराम कोई बिजनेस करते हैं जो हर वक्त मसरूफ रहते हैं, आपको नहीं पता? शाहिद साहब जर्मनी के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने पाकिस्तान में तरक्की करने के बाद जर्मनी में भी बहुत इज्जत और नाम कमाया था, और अब पाकिस्तान वापस आ गया। मगर उनकी काफ़ी कंपनीज अब भी जर्मनी में है, और भी बहुत से ममालिक में उनके नाम के चर्चे हैं। मुलाजमा जैसे जैसे शेहनाव का बताने लगे, वैसे वैसे अरिशा हैरत से उसको देखने लगे, यानी कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जी हाँ बेगम साहिबा, शाहिद साहब ने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को हरा दिया है। आपको पता है, मुल्क के बड़े बड़े अमीर दौलतमंद बिजनेसमैन लोग भी अब शाहिद साहब के अंडर में काम करते हैं। यूँ समझे इस पूरी दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं ना, उनके सब की फहरिस्त में शाहिद साहब का नाम सबसे ऊपर है। मुलाजमा ने मजीद बताया, जिस पर अरिशा ने इस बात में सर हिलाया। शेहराम की कोई फैमिली नहीं है, और वो जो उनकी अम्मी थी वो कहाँ है? नहीं जी, वो शाहिद साहब की अम्मी थोड़ी है,
انہیں تو سب ماں ہی کہتے ہیں۔ وہ دراصل وہ مزید کچھ بتاتی جب دوسری ملازمہ نے اسے آواز دے کر اس کا دھیان اپنی طرف کیا تھا۔ علیشا نے صفائی نرس سے اس کو دیکھا۔ وہ بیگم صاحبہ، باتیں تو ہوتی رہیں گی نا، مجھے کچھ کام ہے تو میں کام کر لیتی ہوں، اگر شاعری صاحب آگے تو بہت غصہ ہوں گے۔ ملازمہ نہ جانے کس بات کو چھپانے کے لیے وہاں سے اڑ کر اندر چلی گئی تھی، جبکہ علیشا سمجھ چکی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔